हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन योर यूट्यूब क्लास एंकर क्लासेस। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंकर क्लास में फिर से आपका स्वागत है। तो इस क्लास के दौरान हम बात करेंगे नए टॉपिक बिगिन टू, वेंट ऑन और हैज़ हैव हैड का यूज़, कि कैसे सेंटेंस में इनका यूज़ करेंगे, कब सेंटेंस में कैसा वर्ड रहे तो इनका यूज़ किया जाएगा, इनके बारे में इंट्रोडक्शन, इनका स्ट्रक्चर, इनको पैसिव कैसे बनाएंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हर वीडियो की तरह, हर क्लास की तरह 5 ऐसे वर्ड पावर को। तो पहला हमारा वर्ड पावर है, तो वर्ड पावर आप हेडिंग डाल लीजिए वर्ड पावर। वर्ड पावर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप डेली 5 वर्ड पावर भी याद करते हैं तो मालूम है आपको कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है। तो उसी तरह से हम 5-5 ही, ज़्यादा डोज नहीं लेंगे, 5-5 ही वर्ड पावर को याद करेंगे और आपके साथ किसी दिन यदि टाइम मिलता है तो वर्ड पावर पर ही केवल डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, आपका फर्स्ट वर्ड पावर है कि बीट, BEAT। बीट मतलब होता है पीटना, बीट मतलब पीटना। ये है V1। आपको मैंने बताया कि V1 V2 और V3 क्या होता है, तो ये हुआ V2 और ये V3। तो बीट का जब V2 होता है, ये सब समझने वाली चीज़ नहीं है, आप बनाइएगा, याद कीजिएगा, सेंटेंस में बार बार इसका यूज़ कीजिएगा तो आपको खुद ही माइंड में सेट हो जाएगा। तो बीट मतलब पीटना, बीट और बिटन, बिटन। सेकेंड होता है बिकम, BECOME, बिकम मतलब होता है होना या हो रहा है, तो उसके सेंस में बिकम का यूज़ किया जाता है। बिकमिंग हो जाएगा फिर हो रहा है तो बिकम। V2 होता है बिकेम, BECE, बिकेम। और बिकम जो V3 होता है इसका V1 के बराबर होता है, यानी जो भी V1 होता है वही V3 होता है। तो बिकम, बिकेम, बिकम। थर्ड हम लेंगे जैसे बिगेट, BEGET, बिगेट मतलब क्या होता है, तो जन्म देना या पैदा करना, इन दोनों में से किसी एक को आप लिख लीजिएगा। तो बिगेट, बिगोट और बिगोट, BEGOT, ठीक है। थर्ड आपने लिख लीजिए। फोर्थ जैसे बिगिन, BEGIN, बिगिन मतलब क्या होता है, शुरुआत करना। आपको ये मालूम है V1 V2 V3 क्या होता है। तो V1 V2 V3, ये जो V1 है तो मेन वर्ब को कहा जाता है, जो हमारे डेली लाइफ में एक्टिविटी होता है उसी को V1 कहा जाता है, मेन वर्ब को कहा जाता है V1। उसी को सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है V1 V2 और V3। तो बिगिन का क्या होगा, V2 बिगन, BEGAN, बिगन और बिगुन, BEGUN, ठीक है। फिफ्थ वर्ड पावर आप लिखिएगा बिहोल्ड, BEHOLD, बिहोल्ड मतलब क्या होता है, देखना। लेकिन इस देखना में और सी मतलब भी होता है देखना, उसमें अंतर है। इसमें देखना यानी आप कह सकते हैं कि निहारने वाला देखना, जैसे कि किसी को कंटिन्यू देखा जाता है, जैसे कि कोई भी पर्सन है उसको आप कंटिन्यू देख रहे हैं, वह कैसा है भैया, कौन है, पहचानने के लिए या किसी और के लिए, तो वहाँ बिहोल्ड का यूज़ किया जाता है, बिहोल्ड। और इसका V2 क्या होगा, बिहेल्ड, BEHELD, बिहोल्ड, बिहेल्ड और V3 बिहेल्ड। इन 5 वर्ड पावर को आप नोट कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है टॉपिक 5A, टॉपिक 5D, टॉपिक 5C, टॉपिक 5D, टॉपिक 5E। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 5F, यानी कि 5 को हमने अलग अलग पॉइंट में डिवाइड किया है और ये आज हमारा टॉपिक 5 का लास्ट पॉइंट है, टॉपिक 5F। तो टॉपिक 5F के अंडर में आप देखिएगा क्या, टॉपिक 5F के अंडर में आज हम बात करेंगे वेंट ऑन, बिगिन टू, हैज़ हैव हैड के बारे में, इनके बारे में कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है, ये कौन होते हैं। तो आइए इनसे हम परिचित होते हैं इनका इंट्रोडक्शन के साथ। बिगिन टू पहला हमारा पॉइंट है और इसके बाद हम बारी बारी से सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे।
तो बिगेन टू का इंट्रोडक्शन में आप देखिएगा कि बिगेन टू है कौन, बिगेन टू का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो बिगेन टू एक हेल्पिंग वर्ब है, एक्सुलरी वर्ब है, जो किसी मेन वर्ब को हेल्प करता है उसे करेक्ट करने में, उसको सेंटेंस में सही अरेंज करने में। तो बिगेन टू के बारे में पहला पॉइंट लिखिएगा कि यह एक एक्सुलरी वर्ब है, एक्सुलरी वर्ब है, या आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब मीनिंग अलग अलग है बट सेंस सेम ही होता है कि सहायक क्रिया। तो यह एक क्या है, एक्सुलरी वर्ब है। तो इसके बारे में और इंट्रोडक्शन आप देखिएगा तो ये क्या है, एक एक्सुलरी वर्ब है, और जब यह सेंटेंस में रहता है तो इससे पता चलता है कि कोई भी कार्य क्या प्रेजेंट एक्शन में हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है, और ये पहले नहीं होता था और ये अचानक होने लगा। तो इसको लिखिएगा आप कि इससे पता चलता है, ये एक पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट कि इससे पता चलता है, आप साथ में भी नोट कर सकते हैं या समझाने के बाद भी आप नोट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो इससे पता चलता है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में अचानक होने लगा। ठीक है, होने लगा यानी कि होने लगा, पहले नहीं होता था और ये अचानक अभी प्रेजेंट टाइम में होने लगा। तो इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आप देखिएगा, ये तो क्या था आपका इंट्रोडक्शन, हेडिंग में लिख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसकी पहचान कैसे करते हैं, रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। पहचान मतलब कि रिकॉग्निज, RECOGNITION, रिकॉग्निशन यानी कि इसकी पहचान। तो पहचान में आप लिखिएगा कि यदि सेंटेंस के लास्ट में, यदि वाक्य के अंत में कोई वर्ड यानी कि लगा हो, लगी हो, क्या हो, लगा, लगी, लगे, इस टाइप के वर्ड्स जो हैं, लगा, लगी, लगे, इन तीनों में से किसी एक से आपको मुलाकात हो जाता है सेंटेंस में, तो आप समझ जाइए कि वहाँ हम क्या किसका यूज़ करेंगे, बिगिन टू का यूज़ करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा। रिकॉग्निशन के बाद आप देखिएगा इसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में के दौरान आपको देखना है कि पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन, बिगिन टू। तो बिगिन टू, इसके बाद जो भी V1 यूज़ होगा, वर्ब यूज़ होगा, वह V1 के रूप में यूज़ होगा, मेन वर्ब के रूप में, कोई छेड़छाड़ इसके साथ नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड, यदि अदर वर्ड है तो आपका ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर। इन्हें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप देखिएगा जब, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लेते हैं कि वे लोग बगीचे में जाने लगे। इस सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि पहले ये नहीं जाते थे वे लोग, अभी जाने लगे, यानी कि प्रेजेंट टाइम में ये जाने लगे। तो इसको जब आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो आपका सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, फिर बिगिन टू एक हेल्पिंग वर्ब है तो उसका यूज़ किया जाएगा। V1 क्या है, आपको मालूम है कि जो भी कार्य किया जाता है ये कर्ता द्वारा, सब्जेक्ट द्वारा, वह क्या होता है, V1 होता है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे और फिर जो अदर वर्ड है तो उसे अदर वर्ड को। तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है, दे, मतलब वे लोग। तो दे बिगेन टू गो टू गार्डन, GARDEN। दे बिगेन टू यहाँ क्यों आया, क्योंकि जहाँ लगा, लगी, लगे रहे तो वहाँ यूज़ किया जाएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब की तरह, बिगेन टू का। तो दे बिगेन टू गो टू गार्डन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि तुम लोग आम खाने
खाने लगे। तो इसको जब आप बनाइएगा तो बनेगा यू बिगेन टू ईट। यहाँ V1 का ही यूज़ करना है, कोई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। और आपका क्या है ऑब्जेक्ट अ मैंगो। थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि गरीब कठिन परिश्रम करने लगे। तो इसको आप कौन कठिन परिश्रम करने लगे, तो गरीब। तो यहाँ से आप लिखिएगा द पुअर बिगेन क्या है, आपको आज ही मैंने वर्ड पावर के दौरान लिखाया था, बताया था कि बिगिन मतलब होता है शुरुआत करना, और उसी का V2 क्या होता है बिगन, और V3 क्या होता है बिगुन। तो ये क्या है बिगन, क्या है एक क्या है V2 है। तो V2 तो उसका शुरू करने के लिए अर्थ में यूज़ किया जाता है बिगिन का। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ लगी है, यानी कि शुरू किया है, तो उसी के तो अर्थ में बिगिन का यूज़ किया जा रहा है। यानी कि कोई कार्य कोई भी व्यक्ति नहीं करता था पहले, अब करने लगा तो भी शुरू किया हुआ है, तो उसी के अर्थ में बिगिन का यूज़ किया जा रहा है, कोई नई बात नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, तो गरीब कठिन परिश्रम करने लगा, तो द पुअर बिगेन टू हार्ड वर्क। तो V2 का यूज़ किया जा रहा है शुरुआत के अर्थ में, यानी कि कोई भी कार्य व्यक्ति पहले नहीं करता था अब करने लगा, यानी शुरू किया हुआ है, तो उसी के अर्थ में बिगन का यूज़ किया जा रहा है। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। तो आई होप इन्हें आप नोट कर लिए होंगे, और जब मैं बोलता हूं कि आप इन्हें नोट कर लीजिए तो आप वीडियो को पॉज करके रोक करके इन्हें नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका देखते हैं नेगेटिव सेंस के अर्थ में और इंट्रोगेटिव सेंस के अर्थ में, प्रश्नवाचक और नकारात्मक के अर्थ में इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेगेटिव के सेंस में और इंट्रोगेटिव के सेंस में। तो जब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा तो ये कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस बिगेन यहाँ यूज़ होगा नॉट, इसके बाद टू प्लस V1 और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड। इस तरह से आप इसका नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। नेगेटिव के सेंस में और इंट्रोगेटिव के सेंस में देखिए, इंट्रोगेटिव के सेंस में तो ये क्या होगा, बिगेन टू पहले आ जाएगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो बिगेन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहे तो नॉट का यूज़ कीजिए, और डायरेक्ट नहीं है तो टू का लिखिए सब्जेक्ट के बाद, और V1 तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड, ठीक है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर को आप समझिए एग्जाम्पल के तौर पर। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि वे लोग पटना किताब खरीदने क्यों जाने लगे। तो जब इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा तो ये बनेगा आपका, जैसे क्या है इंट्रोगेटिव क्यों है, तो यहाँ क्यों के लिए क्या आप यूज़ कीजिएगा वाई, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो वाई सब्जेक्ट क्या है दे, तो वाई दे बिगेन लगाना है, इसके बाद वाई तो इसका ट्रांसलेट कीजिएगा तो ये बनेगा कि वे लोग पटना किताब खरीदने क्यों जाने लगे। तो इसमें क्या है क्यों है यानी इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के लिए वाई लगाइएगा, और जो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है तो इंट्रोगेटिव लगने के बाद वह हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी बिगेन, तो वाई बिगेन। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तो दे, वे लोग जा रहे हैं तो दे। इसके बाद नॉट का यूज़ नहीं है तो नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, फिर साथ में टू, और टू के बाद क्या V1 यानी कि ख़रीदने के लिए जाया जा रहा है, जाने का काम हो रहा है, पहले जाएंगे तभी तो वो ख़रीद पाएंगे, तो पहले जाने का लगाइएगा आप V1,
इंग्लिश क्या होगा जाने का, तो गो टू कहाँ, पटना, तो गो टू पटना। पटना किस लिए, तो किताब खरीदने के लिए, बाई अ बुक, बाई अ बुक। इस तरह से आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिएगा कि वाई बिगन दे टू गो टू पटना बाई अ बुक। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, तो ये बनेगा जैसे मैं परीक्षा की तैयारी नहीं करने लगा, यानी कि पहले करता था और अब नहीं करने लगा। तो इसका कैसे बनेगा, यहाँ नॉट है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव नेगेटिव है, तो ये बनेगा जैसे कि आई बिगन, यहाँ नॉट है तो नॉट, फिर टू, नॉट के बाद टू, सॉरी, आई बिगन नॉट टू, तैयारी करने का क्या होता है, प्रिपेयर, तो प्रिपेयर किसकी तैयारी कर रहा है, तो परीक्षा की। तो आई बिगन नॉट टू प्रिपेयर टू एग्जामिनेशन, या फॉर एग्जामिनेशन यहाँ होगा, फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर के साथ आप सेंटेंस बना लीजिएगा। थर्ड एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को मिक्स करके, कि तुम लोग, सॉरी, रामू बाजार सब्जी खरीदने के लिए क्यों नहीं जाने लगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव है, यहाँ भी इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का मार्क दिखिएगा। तो इसका जब बनाइएगा आप, तो वाई बिगन, यहाँ रामू है तो रामू नॉट टू गो टू मार्केट, किसके लिए, सब्जी खरीदने के लिए, मार्केट टू बाई, यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ मार्केट के बाद मार्केट टू बाई किसको खरीदने के लिए, सब्जी, बाई वेजिटेबल। इस तरह से आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेट नोट कर लीजिए। आई होप इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए इससे बिगिन टू से रिलेटेड हम पैसिव सेंटेंस को देखते हैं कि पैसिव सेंटेंस कैसे बनेगा, कैसा होता है पैसिव सेंटेंस बिगिन टू से रिलेटेड। और इसका अफर्मेटिव मैं बता दूंगा, उसी से आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नोट बना लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगने लगेगा। आई होप आप उसे बना पाएंगे। तो बिगिन टू से जब पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा तो ये कैसे बनेगा कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा, सब्जेक्ट के जगह पर, और यहाँ बिगिन टू, ठीक है। बिगिन टू के बाद यहाँ V3 यूज़ होगा, V3 के बाद बाई, और यहाँ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का प्लस अदर वर्ड। ये हुआ आपका अफर्मेटिव, इसी से आप नेगेटिव बना लीजिएगा और इंट्रोगेटिव भी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आम को उसके द्वारा खाया जाने लगा। तो ये बनेगा क्या, किसको, तो आम को, तो अ मैंगो बिगेन टू इसके बाद क्या V3 का यूज़ करना है, तो खाया यहाँ क्या है,
वर्ब है तो ईटन, इट का ईटन होता है V3। इसके बाद बाई, किसको, किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाई हिम। यहाँ देखेंगे हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे कि घोड़ों द्वारा घास खाया जाने लगा। यानी कि पहले नहीं खाते थे घोड़े लोग घास और अब खाने लगे। तो इसका क्या बनेगा कि किसको, तो घास को, तो द ग्रास began to eaten by horses। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं वेंट ऑन पर। तो वेंट ऑन हमारा नेक्स्ट ये टॉपिक क्या है, पॉइंट क्या है, वेंट ऑन का इंट्रोडक्शन आप देखिए, ध्यान से सुनिए कि इससे पता चलता है कि कोई भी कार्य जो हो रहा है ये प्रेजेंट एक्शन में, प्रेजेंट टाइम में, ये थोड़ी लंबी टाइम के लिए चला गया है, यानी कंटिन्यू चला जाया जा रहा है। तो वेंट ऑन, इससे यह पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में लगातार किया गया, ठीक है। लगातार किया गया मतलब कोई भी कार्य किया जा रहा है तो वो कंटिन्यू लगातार किया जा रहा है, तो इससे यही पता चलता है। और इसका रिकॉग्निशन आप देखिएगा कि मतलब पहचान कि कहाँ सेंटेंस में क्या रहा है कि इसका मालूम चलेगा कि वेंट ऑन का यूज़ होगा। तो इसका पहचान देखिए, रिकॉग्निशन, पहचान। तो यदि सेंटेंस के लास्ट में यानी वाक्य के लास्ट में क्या रहे कि ता गई, ती गई, ते गए, तो आप जानिए कि वहाँ वेंट ऑन का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो ता गई, ते गए, ती गई, ठीक है। ता गया, ते गए, ती गई, यानी कि आपको नहीं समझ में आया होगा। तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखिए आप, स्ट्रक्चर, इसके बाद मैं एग्जांपल देता हूँ। स्ट्रक्चर के दौरान आप देखिएगा कि सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या, वेंट ऑन, और V4, फिर V4 के बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड है, अदर वर्ड। इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिएगा आप, जैसे कि रामू लगातार बाजार में जाता गया, यानी कि रामू को कुछ काम होगा, वो बाजार लगातार जाता गया, डेली मतलब जाता होगा, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ बनेगा रामू वेंट ऑन गो टू मार्केट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ लगातार है तो कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइएगा कि रामू लगातार बाजार में जाता गया, रामू वेंट ऑन गो टू मार्केट कंटिन्यूअस। इसका जब सेकेंड एग्जांपल देखिएगा कि जैसे वे लोग नदी में नहाते गए, तो इसको आप बनाइएगा कि दे
आप स्ट्रक्चर लिखने के बाद इसे खुद से बनाने के लिए ट्राई कीजिए। इसके बाद यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि यहाँ भी सॉल्यूशन कराने के बाद आपको नहीं समझ में आता है तो दे वेंट ऑन बाथ, सॉरी यहाँ V4 का यूज़ किया जा रहा है ये, तो यहाँ क्या होगा, गोइंग होगा, GOING, गोइंग टू मार्केट कंटिन्यूअस। तो यहाँ दे वेंट ऑन बाथिंग, BATHING, बाथ मतलब नहाना होता है, और यहाँ V4 जब बनेगा तो इसमें ING जोड़ दिया जाता है। किसी भी चीज़ का यदि V4 बनाया जाए तो उसमें ING जोड़ दिया जाता है। जैसे कि प्ले, तो प्ले को V4 बनाना है तो आप ING जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ठीक, तो दे वेंट ऑन बाथिंग इन द रिवर, RIVER। मैं इसलिए साउंड निकालता हूँ वर्ड्स का ये RIVER, क्योंकि यदि आपको वर्ड्स नहीं समझ में आए तो आप खुद से लिख पाइए। तो दे वेंट ऑन बाथिंग इन द रिवर, पॉइंट में हार्ड चीज़ नहीं है, आप इन्हें समझ पाएंगे। आइए नेगेटिव सेंस के अर्थ में देखते हैं कि इसको नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो जब इसे नेगेटिव के अर्थ में बनाएंगे आप, तो पहले लिखा जाएगा कि सब्जेक्ट, इसके बाद वेंट, सॉरी यह नेगेटिव जब बनेगा तो ये क्या बनेगा, डिड नॉट, फिर डिड नॉट के साथ लगेगा डिड नॉट गो ऑन, इसके बाद V4 और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड। यानी कहने का मतलब है कि जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा तो डिड नॉट गो ऑन का यूज़ किया जाएगा। ये आपका इतना बड़ा हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस देखिए, जैसे कि मैं परीक्षा की तैयारी करता गया। ठीक है, तो नहीं करता गया, यहाँ होगा क्या, नहीं करता गया। मैं परीक्षा की तैयारी नहीं करता गया, तो ये नेगेटिव है यहाँ नहीं, तो ये जब आप बनाइएगा तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये बनेगा। तो सब्जेक्ट है आई हमारा यानी मैं, तो आई डिड नॉट गो, यानी कि गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि गया से ही पहचान करना होगा कि इतने बड़े हेल्पिंग वर्ब का आपको यूज़ करना है। तो आई डिड नॉट गो ऑन प्रिपेयरिंग यानी कि तैयारी करना क्या है आपका, यहाँ वर्ब है। तो आई डिड नॉट गो ऑन प्रिपेयरिंग किसका, एग्ज़ाम का, तो फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका नेगेटिव सेंस के अर्थ में सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश बनाइएगा। मैं परीक्षा की तैयारी नहीं करता गया, आई डिड नॉट गो ऑन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह टहलता नहीं गया, टहलता नहीं गया, तो इसको आप बनाइए कैसे कि ही डिड नॉट गो ऑन क्या, वॉकिंग, वॉक मतलब टहलना, तो वॉकिंग, यहाँ जो है क वॉकिंग ल जो है साइलेंट हो जाता है, इसको पढ़ा जाता है वॉकिंग, तो WALKING वॉकिंग। थर्ड एग्जाम्पल, जैसे क्यों तुम पटना से किताब के लिए आते गए। तो जब आप इसे ट्रांसलेट कीजिएगा तो यहाँ आपका क्या है, वाई यानी कि क्यों, इसके साथ क्या आपका लग रहा है हेल्पिंग वर्ब डिड नो, तो यहाँ होगा डिड यू नॉट गो ऑन। इसके बाद आना, यानी कि आना का क्या होता है, कम,
तो V4 बनाना है तो ING जोड़िएगा तो हो जाएगा कमिंग। कमिंग कहाँ से? पटना से। कमिंग फ्रॉम पटना, पटना टू बुक, किताब के लिए तो टू बुक। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो आई होप इसे नोट कर लिए होंगे आप। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, हैज़ हैव हैड के बारे में। हैज़ हैव हैड में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप बचपन में भी इसे पढ़े होंगे और थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ, मान के चलिए आपका, तो आप इन्हें भी देख लीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे हैज़, हैव और हैड के बारे में। तो यहाँ से आप लिखिएगा कि हैज़ हैव हैड जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, जिससे पता चलता है कि सेंटेंस में कोई भी कर्ता जो है, कोई भी सब्जेक्ट, वो अपना अधिकार व्यक्त कर रहा है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। यानी सिंपल सा आप कह सकते हैं कि पास के अर्थ के लिए यानी अपना अधिकार के लिए हैज़ हैव हैड का यूज़ किया जाता है। इन बातों को आप नोट में लिख लीजिएगा, मैं लिखूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और यहाँ से आप लिखिएगा कि हैव और हैज़ क्या है, एक प्रेजेंट एक्शन को व्यक्त करता है, प्रेजेंट एक्शन को व्यक्त करता है, और हैड क्या है, एक पास्ट एक्शन को व्यक्त करता है। जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको मालूम चल जाएगा क्लियर। तो पहचान इसका कैसे देखिएगा आप कि लास्ट में क्या रहे, तो यदि रहे के पास, पहचान यानी रिकॉग्निशन आप लिख लीजिए इंग्लिश में, के पास, या सेंटेंस में रहे कि रखता है, रखता है या रखता था। ठीक है, तो ये यदि ऐसे वर्ड से रहे सेंटेंस के लास्ट में तो इससे पता चलता है कि वहाँ हैज़ हैव और हैड का यूज़ करना है। तो जिसमें के पास और रखता है रहे तो इससे मालूम चलेगा कि यहाँ हैज़ और हैव का यूज़ होगा। इन दोनों में से किसी एक का, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और रखता था का यूज़ होगा पास्ट एक्शन के लिए और हैड के अर्थ में, यानी जहाँ भी रखता था आपको दिखे वहाँ के पास अपना अधिकार को व्यक्त करने के लिए हैड का यूज़ कीजिएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो एग्जांपल देखिए, जैसे कि उसके पास 4 कार है, तो इसको कैसे बनाइएगा, तो ही हैज़। अब यहाँ ही के साथ हैज़ लगा है, हैव क्यों नहीं लगा है, तो ये ग्रामर का रूल है। और है किसके साथ हैव और किसके साथ हैज़, किसके साथ वाज और किसके साथ वर का यूज़ होता है, मैंने बताया है। बेसिक ऑफ ग्रामर करके एक टॉपिक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लियर देख लीजिएगा। तो ही हैज़ 4 कार्स, यहाँ क्या है, ये प्लूरल है, एक से अधिक है तो यहाँ एस या एस लगेगा, तो यहाँ एस लगा, तो ही हैज़ 4 कार्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह 4 बैल रखता है, तो इससे भी सेंस मालूम चलता है कि वह 4 बैल रखता है या उसके पास 4 बैल है, तो दोनों का सेंस एक ही निकल रहा है, इसलिए ट्रांसलेट एक ही होता है। यदि ये हिंदी में रहता है कि उसके पास 4 बैल है, तो इसके लिए भी क्या, दोनों के लिए सेम ट्रांसलेट होता है। आपको दिख रहा होगा कि ही हैज़ 4 oxes, OXES। वह 4 बैल रखता है या उसके पास 4 बैल है, तो बात सेम है, इसलिए दोनों का ट्रांसलेट क्या बना कि ही हैज़ 4 oxes। एक से अधिक है तो यहाँ एस और ES का यूज़ किया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो आइए अब देखते हैं हम हैड के रूप में एग्जाम्पल, और 1-2 और हैज़ और हैव के लिए भी देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल 2-3 ही हुआ है अभी।
तो आइए एक और दो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि वह कुछ बकरियां को रखती है। तो इसको आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो ये बनेगा कि ही हैज़ सम गॉड्स। तो यह इसका हिंदी जब आप सेंस निकालिएगा तो ये इसका सेंस क्या होगा कि वह कुछ बकरियां को रखती है या उसके पास कुछ बकरियां हैं। तो दोनों हिंदी सेंस एक ही है, इसलिए इसका ट्रांसलेट क्या होगा, एक ही होगा। अब हम देखते हैं हैड के एग्जाम्पल है, यानी कि हैड जब पास्ट एक्शन रहे तो हैड का यूज़ कैसे किया जाएगा। तो यहाँ हैड यहाँ दे करके आप हेडिंग और एग्जाम्पल स्टार्ट कीजिएगा। जैसे ये बनेगा उसके पास 4 पुत्र थे। इससे लग रहा है कि पास्ट एक्शन की बात कही जा रही है, यानी पहले के समय में, भूतकाल के समय में उसके पास 4 पुत्र थे और अब नहीं रहे हैं या होंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा कि ही हैड, क्योंकि पहले की बात कही जा रही है, लास्ट में थे हैं। या इसको जब आप हिंदी लिखिएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह 4 पुत्र रखती थी, यानी उसके पास 4 पुत्र थे या वह 4 पुत्र रखती थी। तो ही हैड 4 सन्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिएगा हैड से रिलेटेड। जैसे रमेश के पास नया मोटरसाइकिल था। तो इसको आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो बनेगा ये कि रमेश यहाँ पास्ट काल की बात की जा रही है लास्ट में, यानी कि पहले था और अब है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है। तो रमेश के पास नया मोटरसाइकिल था, तो रमेश हैड अ न्यू मोटरसाइकिल। रमेश हैड अ न्यू मोटरसाइकिल, रमेश के पास नया मोटरसाइकिल था। तो इस तरह से आप इसका बना लीजिएगा। हैज़ हैव हैड से रिलेटेड है ये। और शायद मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया है, तो आप स्ट्रक्चर को भी आप यहाँ नोट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले, और इसको नोट करने से पहले आप स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनेगा जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैड। यहाँ क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि नाउन यानी कि संज्ञा कोई भी चीज़ है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उसी पर अधिकार दिखाया जा रहा है। तो आपने हर जगह देखा कि ही हैज़ सम गॉड, तो यहाँ क्या है, सम गॉड्स क्या है, नाउन है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैड प्लस नाउन प्लस यहाँ अदर वर्ड का यूज़ करना है जो भी है पहले। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा। यदि नेगेटिव हो, जैसे कि उसके पास गाय नहीं थे, तो इसको आप बनाइएगा कि ही हैड नॉट काउ, क्योंकि उस पर दिखाया जा रहा है यहाँ क्या कि पास्ट एक्शन को व्यक्त किया जा रहा है, तो हैड का यूज़ होगा, और नहीं है तो यहाँ नॉट का यूज़ कीजिएगा। यानी कि इससे आप यहाँ कह सकते हैं कि यदि इस स्ट्रक्चर में नॉट है तो नॉट का यूज़ कीजिए प्लस क्या, नाउन का, और यदि लास्ट में अदर वर्ड है तो अदर वर्ड का। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को करेक्शन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इस क्लास में जितने भी बातें बताई गई आपको समझ में आया होगा। और यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा, यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका डाउट कहाँ रहा। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि
इस चैनल पर जितने भी वीडियो को अपलोड किए जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।